ध्यान से सुनो अभी फिलहाल, कुछ इधर उधर की बातें मत करो, रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन पर ध्यान दो। द लास्ट लेसन इज रिटन बाय अल्फोंस डॉर्डे। ठीक है, आप लोग इसको अपनी स्पेलिंग याद रखने के लिए कैसे भी प्रोनाउंस करो, कोई बुरा नहीं मानने वाला है। और ही इज द ऑथर। नाउ ये जो चैप्टर है ना, इसका जो सेटअप है वो कौन से टाइम में, ये आज के मॉडर्न टाइम में नहीं है, इसमें आपको जेनजी कैरेक्टर्स नहीं मिलने वाले हैं। ये कैसे सेटअप में है, ये फ्रांको प्रशियन वॉर के सेटअप में है। नोटबुक अगर पकड़ी है गलती से तो प्लीज उसमें ये लिख लो, फ्रांको प्रशियन वॉर। ओके, ये बैकड्रॉप है, मतलब आसपास क्या चल रही है, वॉर चल रही है, फ्रांको प्रशियन वॉर, याद रखोगे इसको। नाउ स्टोरी को कौन नरेट कर रहा है, ऑथर अल्फोंस डॉर्डे है, लेकिन नरेट किसने की है स्टोरी, कहानी हमें सुना कौन रहा है, कहानी हमें सुना रहा है एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम है फ्रांस, लिटिल बॉय फ्रांस। द स्टोरी डील्स विद, अब यहां पर चल क्या रहा है, वॉर में ऑब्वियसली देयर विल बी अ विनर एंड अ लूजर। तो यहां पर विनर कौन है, यहां पर फ्रेंच जो है वो हार चुके हैं, उनका डिफीट हो चुका है, दे हैव लॉस्ट द वॉर, और विनर्स है प्रशियंस, और प्रशियंस को लीड कर रहा है बिस्मार्क। ये मैंने इसलिए बैकड्रॉप दिया, चैप्टर में इनका कहीं नाम नहीं आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए आपकी स्टोरी किस एरिया, किस सेटअप में पूरा बनी है कहानी। मान लो आप आज के पीरियड में कहानी लिखते हो तो आपके राइटअप में जेनजी स्लैंग्स देखने मिलेंगे। कोविड के पीरियड का अगर आपका कोई राइटअप आप उठाओगे तो आपको क्वारंटीन एंड थोड़ा सा कोविड रिलेटेड जो टर्म्स थे वो सारी चीजें देखने मिलेंगी, उसी तरह का सेटअप मिलेगा। अब क्योंकि वॉर का सेटअप है तो आपको वही सारी डिटेल्स थोड़ी सी पता होनी चाहिए। वेरी गुड आलोकिक। इन द ईयर 1870, और उस टाइम पर हुआ क्या है, अब क्योंकि वॉर जीत गए प्रशियंस तो उन्होंने अक्वायर कर लिया है एल्सेज एंड लॉरेन के इस रीजन को, राइट, इन्होंने अक्वायर कर लिया है इस रीजन को। अब मेन जरा स्टोरी में आते हैं। स्टोरी नरेट हो रही है यंग फ्रांस की नजरों से, तो हमारे पास जो नरेशन है वो थोड़ा सा अनबायस्ड हमें नजर आएगा, अनबायस्ड नरेशन। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई डू यू थिंक कि अल्फोंस डॉर्डे ने एक बच्चे को नरेटर बनाया। इसके पीछे का रीजन ये प्रोबेबली हो सकता है कि एक बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अनबायस्ड होगा, वो पॉलिटिकली इंक्लाइंड नहीं होगा। अगर यहाँ पर किसी बड़े इंसान को नरेटर बनाया होगा तो डेफिनेटली वो अपने भी पॉइंट्स रेज करता, लेकिन एक बच्चे को चूज करने के पीछे का रीजन क्या हो सकता है अल्फोंस डॉर्डे का, बिकॉज किड्स और यू कैन से यू नो दीस चिल्ड्रन दे आर नॉट पॉलिटिकली इंक्लाइंड, किसी एक तरफ नहीं होते हैं, उनको जैसा जो दिख रहा है वो वैसा बताते हैं। तो एक अनबायस्ड ओपिनियन हमें फ्रांस एज नरेटर देता है। ध्यान से सुनना जो बोल रही हूँ। हाँ शीश, डेफिनेटली मैं जो चीजें अंडरलाइन कर रही हूँ, जो चीजें अलग से लिख रही हूँ ना, उनको नोट डाउन कर लेना। ये सारी चीजें आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगी। लेट्स से आपका 2 दिन बाद एग्जाम है, आप एक बार इनको रिवाइज करते हुए चले जाना, ठीक है। बाकी ये चीजें आप लिख लो, ये पॉइंटर्स हैं इन चैप्टर्स के जो आपके आंसर्स में आपको जरूरत पड़ेगी लिखने की। वेरी गुड अंशिका, बिकॉज द चाइल्ड इज इनोसेंट। बच्चे को नरेटर चुनने के पीछे ये रीजन है। तो आप जब नोट बनाओ, मान लो भी आप लिख रहे हो साथ के साथ मेरे बोलते बोलते, तो आप सबसे ऊपर लिखोगे द लास्ट लेसन अल्फोंस डॉर्डे, आपने लिख दिया फ्रांको प्रशियन वॉर, पहला पॉइंट, डिफीट ऑफ द फ्रेंच, द प्रशियंस दे वन, शॉर्ट में लिख लो इन द ईयर 1870, एक पॉइंटर, ऑक्यूपेशन ऑफ एल्सेज एंड लॉरेन, ये इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया है। उसके बाद नरेटर कौन है, यंग फ्रांस, ब्रैकेट में लिख दो नरेशन इज इक्वल टू अनबायस्ड। इससे आपको याद रहेगा कि ओके हाँ मैम ने ये बात भी बताई थी कि बच्चे को नरेटर चुनने के पीछे रीजन क्या है कि वो अनबायस्ड रहता है, इनोसेंट है, पॉलिटिकली इंक्लाइंड नहीं है। ऐसे क्रॉस कर लो, इस तरह से पॉइंटर्स बनाया करो, नोट्स बनाया करो। शुभम बिस्मार्क जो है उनके लीडर का नाम था जो प्रशियन की आर्मी को लीड कर रहे थे। ये थोड़ा सा हिस्ट्री का पार्ट है, इसको हम तब यूज करेंगे जब हमें लगेगा कि कोई ऐसा लॉन्ग आंसर है जो थोड़ा हिस्टोरिकल इंपैक्ट डलवा रहा है। चल, सो द स्टोरी पोर्ट्रेज द फीलिंग्स ऑफ लॉस। ये लिखो क्या दिख रहा है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, फीलिंग ऑफ लॉस, ये थीम हो सकती है, एंड सैडनेस। आपको इस चैप्टर में लॉस की फीलिंग देखने मिलेगी, बहुत ज्यादा एक्सप्लिसिटली दिखेगी, सैडनेस दिखेगा। जो कौन एक्सपीरियंस कर रहा है, द पीपल ऑफ एल्सेज, एल्सेज के लोग इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ऑब्वियसली प्रशियंस थोड़ी करेंगे, वो तो जीते हैं ना, वो तो जीते हैं, एल्सेज के लोग ये फीलिंग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। व्हाई क्वेश्चन मार्क लिखो, व्हाई क्वेश्चन मार्क, उसके सामने एरो डाल के लिखो। They are forced to give up not only their political freedom but also their cultural and linguistic identity. अच्छा, आर मैंने लिखा है, आप वर करके भी लिख सकते हो बिकॉज पास्ट का सारा आंसर है। मैंने लिख दिया है प्रेजेंट में, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आप लोग अपने आंसर्स में प्रेफरेबली पास्ट टेंस यूज करना, ठीक है। लिखो अनबायस्ड का मतलब होता है नीतीश, इट्स लाइक एक तरफ आप झुके नहीं हो, आपका ओपिनियन सिर्फ एक ही तरफ वाले लोगों के लिए नहीं है। यहीं पर अगर कोई बड़ा डल्ट होता तो वो शायद अपनी कुछ पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यूज रखता और उसी तरह से नरेशन देता, लेकिन फ्रांस को दिखाने के पीछे ये एक रीजन हो सकता है। चलो, the story is an emotional reflection of the impact of war on individuals and their sense of belonging to their homeland. यहां से impact of war
ऑन इंडिविजुअल्स। ये स्टोरी हमें क्या दिखाता है कि किस तरह से वॉर की वजह से जो कॉमन सिटीजन हैं, कॉमन मैन है, वो सफर करते हैं और देयर सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू देयर होमलैंड, और फिर उन्हें अपने होमलैंड की तरफ जो अटैचमेंट ये सब फील होता है, उस सब के ऊपर ये पूरा चैप्टर है। So the story is narrated by a French boy named France. He is not very interested in studying. पढ़ने वढ़ने में ज्यादा ध्यान उसका था नहीं, और कई बार वो लेजी भी हो जाता था अपनी पढ़ाई को लेकर। लेकिन उसे क्या पसंद आता था? उसे खेलना कूदना बहुत पसंद था और बहुत ही सेंसिटिव पर्सन था वो। अच्छा, आप उसके कैरेक्टर स्केच के लिए लिख सकते हो। हाउएवर मैंने अलग से स्लाइड रखी है कैरेक्टर स्केच की। बहुत ही सेंसिटिव बच्चा है, बहुत ही ज्यादा। उसको अपने टीचर पसंद नहीं है। टीचर का नाम क्या है? एम हेमल। ठीक है, एम कैपिटल डॉट एच कैपिटल। कोई भी ऐसे नहीं लिखेगा, ऐसे नहीं लिखेगा, पहले ही बता दो। राइट? लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी का मतलब होता है ऐसी आइडेंटिटी जो आपकी लैंग्वेज पर बेस्ड हो। हम लोग कई बार लोगों को बात करते हुए सुनते हैं तो हम पहचान लेते हैं ये इंसान कहां से बिलोंग करता है। दैट इज योर लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। ओके? उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था फ्रेंच पढ़ने में जो स्कूल में पढ़ाई जाती थी। अब एक दिन क्या होता है, चैप्टर में क्या सेटअप है, एक ऑर्डर आता है बर्लिन से। बर्लिन से एक ऑर्डर आता है। क्या ऑर्डर आता है कि भाई अब एल्सेज एंड लोरेन में क्या है? The order says that schools in the region should teach German instead of French. कि एल्सेज लोरेन के इन स्कूल्स में अब क्या पढ़ाई जाएगी? जर्मन पढ़ाई जाएगी and not French. It happens to be M. Hamel's last day, और इस पर्टिकुलर ऑर्डर के वजह से एम हेमल का ये लास्ट डे होता है इन द स्कूल। और उन्होंने कितने साल तक स्कूल में पढ़ाया है? 40 years। 40 years, 40 साल तक एम हेमल ने उस स्कूल में पढ़ाया है एंड इट वाज हिज लास्ट डे। हमें कैसे दिखाया हुआ है चैप्टर में एम हेमल? अ पेट्रियोटिक पर्सन एंड he feels nostalgic and sad about leaving. obvious ही बात है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी जगह से 40 साल से जुड़े हो, it won't be easy for any person to leave. वैसे ही एम हेमल फील कर रहे थे, and that too in such a manner. कोई ऐसा फेयरवेल नहीं हो रहा था उनका, इमीडिएट ऑर्डर्स के बेसिस पर उन्हें निकाला जा रहा था। The village people respect and honor M. Hemel. अब सीन क्या था कि गांव के लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं एम हेमल की, और वो उनके लास्ट लेसन को अटेंड करने स्कूल पहुंच जाते हैं। They regret not learning their mother tongue French. थीम ऑफ रिग्रेट इस पूरे चैप्टर में घूमेगा। किसको रिग्रेट है? रिग्रेट है विलेज पीपल को, रिग्रेट है फ्रांस को। उनको रिग्रेट किस बात का है कि उन्होंने अपनी इस लैंग्वेज, अपनी मदर टंग को बहुत ही ग्रांटेड ले लिया। जब टाइम था तो नहीं पढ़ा, जब उनको मौका मिला था पढ़ने का एज चिल्ड्रन, उन्होंने नहीं पढ़ा। When France learns that this is his final French lesson, जब फ्रांस को पता चलता है कि ये उसका लास्ट डे है फ्रेंच पढ़ने का, सबसे पहले तो उसे शॉक लगता है, क्योंकि उसको रियलाइज होता है कि मैंने तो आज तक कभी फ्रेंच को सीरियसली लिया ही नहीं। सरप्राइजिंगली अभी तक जिस टीचर को वो बिल्कुल नफरत करता था, पसंद नहीं करता था, सरप्राइजिंगली वही टीचर सबसे इंटरेस्टिंग हो जाते हैं फॉर फ्रांस, और अचानक से उसे फ्रेंच पढ़ने का मन करने लगता है। वो बहुत ही केयरफुल अटेंशन पे करता है टुवर्ड्स द लेक्चर, ट्राइंग टू लर्न एज मच एज ही कैन। वो कोशिश करता है जितना हो सके मेरे को सब आ जाए, सब आ जाए, सब मुझे याद हो जाए। अब उस लेसन में फ्रांस की एक लाइकिंग बढ़ती है टुवर्ड्स एम हेमल एंड हिज हेट्रेड फॉर द टीचर डिसअपीयर्स। नफरत सब गायब हो जाती है। वो एम हेमल के हार्डवर्क को, उनके डेडिकेशन को एडमायर करता है। उसे खुद पर बहुत शर्म आती है, उसे बहुत दुख होता है कि वो ढंग से एक लेसन भी प्रॉपर्ली नहीं पढ़ पा रहा है। अब एम हेमल जो है वो रैंडमली जब फ्रांस से कोई क्वेश्चन करते हैं, उसको नहीं आता है। He was very embarrassed, कौन? फ्रांस। लेकिन यहाँ पर एम हेमल जो है वो पूरी क्लास के सामने बहुत प्यार से डील करते हैं फ्रांस के साथ, और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पर दिखाते कि देखो कि मैं भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हूँ कि आप लोगों को ढंग से पढ़ने का मौका नहीं मिला, इंक्लूडिंग हिज ओन। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ फ्रांस को ब्लेम कर रहे हैं या बाकी लोगों को ब्लेम कर रहे हैं कि तुम लोगों ने इतना लाइटली लिया फ्रेंच को, ऐसा नहीं था। अपने आप को भी उन्होंने ब्लेम किया। अपनी लैंग्वेज को वो बहुत प्रेज करते हैं। ही वाज प्राउड ऑफ हिज लैंग्वेज, और क्या कहते हैं? इट इज द मोस्ट लॉजिकल एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब एम हेमल खुद को क्यों ब्लेम करते हैं? द रीजन बिहाइंड दिस एक्ट ऑफ हिज इज, उन्हें लगता है कि जब भी क्लास लेने की बारी थी, ही ऑलवेज यूज्ड टू सेंड द स्टूडेंट्स टू हिज गार्डन फॉर वाटरिंग द प्लांट्स। कभी फिशिंग के लिए भेज दिया, तो उन्होंने भी टाइम वेस्ट किया जैसे बच्चों ने किया था। एम्बैरेस्ड मतलब जब आपको थोड़ी शर्म आ जाती है। He becomes emotional, बहुत इमोशनल होते हैं, और क्लास को बार बार ये मैसेज देते हैं कि अपनी लैंग्वेज को चेरिश करो, embrace करो, एक्सेप्ट करो, उससे दूर मत भागो, नफरत मत करो। Why? Because it's a way to present their freedom and identity. क्योंकि लैंग्वेज अपनी फ्रीडम और आइडेंटिटी को बचाने का एक तरीका है, एक मीडियम अपनी फ्रीडम और आइडेंटिटी को बचाने का एक तरीका है, एक मीडियम बन जाता है। ओके, टू प्रिजर्व देयर फ्रीडम एंड आइडेंटिटी। अब जर्मन रूल के अंडर में मान के चलो उनको अपनी लैंग्वेज ढंग से आती, तो कम से कम फ्रेंच लोगों की आइडेंटिटी तो खत्म नहीं होगी, है ना? मानते हैं कि वो जर्मन से फाइट नहीं कर सकते, दे माइट नॉट बी ग्रेट स्वॉर्ड्समैन,
लेकिन वो अच्छे स्पीकर्स तो हो सकते हैं, नेटिव स्पीकर्स, तो कम से कम लैंग्वेज तो खत्म नहीं होगी। लैंग्वेज खत्म नहीं होगी तो आइडेंटिटी कैसे खत्म हो जाएगी? लोग एटलीस्ट उन्हें पहचानेंगे कि ओ ही इज अ फ्रेंच मैन, जब वो अपनी लैंग्वेज बोलेंगे। अब यहाँ तो इन्हें फ्रेंच भी नहीं आती है बोलनी, तो इनकी तो आइडेंटिटी टोटली खत्म हो गई। इनको जर्मन सिखाई जाएगी, जर्मन बोलना शुरू कर देंगे। द पीपल रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ देयर मदर टंग, और यहाँ से लोगों को अपनी मदर टंग की सिग्निफिकेंस समझ में आती है, और उन्हें समझ में आता है कि उनकी डिफीट जो है वो बच जाती क्यों, अगर वो एजुकेटेड होते और अपनी लैंग्वेज उन्हें आती। फ्रांस बिलीव्स दैट इट इज इम्पॉसिबल टू टेक समवन्स लैंग्वेज अवे बिकॉज इट्स अ नेचुरल पार्ट ऑफ हू दे आर। फ्रांस जो है क्लास में बैठे बैठे ऑब्जर्व करता है, ही ऑब्जर्व्ड द पिजन्स, एक सीन है जहां पर वो पिजन्स को ऑब्जर्व करता है और ये सोचता है कि क्या ये प्रशियन सोल्जर्स इन पिजन्स को भी जर्मन में ही साउंड प्रोड्यूस करने को कहेंगे। सो दिस ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ फ्रांस shows that he believed on this idea that it is impossible to take someone's language, कि किसी की लैंग्वेज छीनना इट्स नॉट इजी, क्योंकि ये उनका एक नेचुरल पार्ट है, उनकी एग्जिस्टेंस का एक नेचुरल पार्ट है। अब किसी डॉग से जाके कहा जाए कि तुम जर्मन में भाव भाव करो, इज इट पॉसिबल? नहीं ना। नो मैटर हाउ हार्ड others try, they cannot remove a person's language from them। तो फ्रांस की रियलाइजेशन भी हम इस चैप्टर में देखते हैं। नाउ इफ आई टॉक अबाउट थीम, तो सबसे प्रोमिनेंट थीम आती है, जैसे कि काफी बच्चे भी लिख रहे थे, लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म। ओके, अंकु सिंह आपने लिखा है दे वर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम देयर रूट। बेटा देयर, THEIR, देयर वर्सेस देयर, ये देयर होता है उनका पोजेशन के लिए, ये देयर हम यूज करते हैं जनरल सेंस में कि वहां, जस्ट लुक देयर, उधर देखो, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, मिस्टेक क्लास 12 के बच्चे नहीं कर सकते। सेजल, जो बातें मैं बता रही हूँ वो लिखना, ठीक है। चलो, लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म की अगर बात करें, शॉविनिज्म का मतलब समझते हो? शॉविनिज्म का मतलब ये होता है कि आपने बहुत सारे टर्म्स से रिलेटेड, शॉविनिज्म किससे कनेक्ट करके सुना हुआ है आपने बताओ? शॉविनिज्म वर्ड कहीं तो सुना होगा ना, और किस सेंस में सुना है? इन यूनिजन मतलब होता है प्रणव टुगेदर, एक साथ मिलके। रिसाइट का मतलब जैसे क्लास में हम लोग पोएम रिसाइट करते हैं, चैप्टर को पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं रिसाइट करना। किसमें सुना है? राघव, मार खाओगे तुम। मेल शॉविनिज्म, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ हाँ कशान, मुझे पता था तुम लिख रहे थे, तो मुझे पता था कि मेरी स्लाइड का पार्ट है ये। एडमायर मीन्स टू लाइक समवन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आदित्य, आपने शॉविनिज्म का जो कनेक्शन देखा होगा सबसे ज्यादा मेल शॉविनिज्म से देखा होगा। शॉविनिज्म का मतलब क्या होता है? जब हम किसी एक आइडिया की तरफ अनरीजनेबल डिवोशन दिखाते हैं, मतलब इतना ज्यादा कि आपको उससे रिलेटेड गलत चीज भी गलत नहीं लगती है। अब यहाँ पर लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म का क्या मतलब है? इट्स लाइक जब आप अपनी लैंग्वेज को कहीं इम्पोज करो, जैसे हम लोग, मैं बीइंग एन इंग्लिश टीचर, मैं ये नहीं सिखाती कभी भी बच्चों को कि आपको किसी और लैंग्वेज की तरफ हेट्रेड डेवलप करनी है, राइट? लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी लैंग्वेज को इतना सुपीरियर दिखाते हैं कि दूसरे की लैंग्वेज को डिमीन किया जाता है, उसे कहेंगे लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म। तो ये जो स्टोरी है, द लास्ट लेसन, इट टॉक्स अबाउट हाउ द पावरफुल कॉन्करर्स, जो पावरफुल कॉन्करर्स है, यानी कि यहाँ पर कौन है पावरफुल कॉन्करर्स जिन्होंने जीत हासिल कर ली है? द जर्मन्स, द प्रशियन सोल्जर्स। वो कैसे लोगों को ट्रीट करते हैं जिन पर उन्होंने जीत हासिल कर ली होती है, स्पेशली रिगार्डिंग देयर लैंग्वेज एंड कल्चर, खास करके उनकी लैंग्वेज और कल्चर को लेकर। इट शोज कि कितना पेनफुल इन लोगों के लिए होता है जो अपनी ही लैंग्वेज नहीं बोल पाते हैं, उनको आउटसाइडर्स जैसा फील कराया जाता है अपने ही लैंड में, जो एग्जैक्टली एल्सेज एंड लोरेन के लोगों को फील कराया जा रहा था। ठीक है, क्लियर? देन स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप हमने इस चैप्टर में देखना है। क्या है इसमें? देखो, आपको बहुत अच्छा एक कनेक्शन मिलेगा एम हेमल एंड फ्रांस के थ्रू। सो स्टोरी लुक्स एट द रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। दिखाना ये है बेसिकली कि इट इज फॉर टीचर्स टू बी सपोर्टिव एंड एनकरेजिंग, कि टीचर्स का रोल स्टूडेंट्स की लाइफ में कैसा होना चाहिए। दे शुड बी गुड मेंटोर्स एंड दे शुड बी सपोर्टिव एंड एनकरेजिंग। Even though the story is set in a specific village in Alsace, France during Prussian rule, its message applies to anyone who has been oppressed. मानते हैं कि ये फ्रैंको प्रशियन वॉर के सेटअप में, लेकिन ये कहानी हर किसी के लिए है जो अपनी लाइफ में कभी ऑप्रेस्ड जिन्होंने फील किया है, जिन पर किसी भी तरह का अत्याचार हुआ है। इट हाईलाइट्स कि कैसे जो कॉन्करर्स होते हैं, कॉन्करर्स यानी जो जीत जाते हैं, जो किसी पर जीत पा लेते हैं, वो किस तरह से अपना कंट्रोल दूसरों पर जमाते हैं और हर तरह से जमीन हड़प ली, ठीक है क्योंकि वॉर हार गए, लैंग्वेज पर अटैक कर रहे हैं, कल्चर पर अटैक कर रहे हैं। किसी भी इंसान को अगर ये बोला जाए, मान लो कल से आपको बोलते हैं कि हिंदी नहीं बोलनी है आपको, सोचो क्या होगा? विल यू एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ? नहीं कर पाओगे, है ना? सो रिमूविंग अ पर्सन्स एबिलिटी टू स्पीक देयर नेटिव लैंग्वेज
is portrayed as a particularly harsh punishment. ये एक तरह से जमीन छीन लेने से भी बड़ी punishment उनको दी जा रही थी. The story emphasizes that a good relationship between students and teachers with attention and kindness leads to better learning. और यहाँ पर सोचो, अगर एम हेमल भाग जाते डर के मारे, तो इससे बच्चों पर क्या इम्पैक्ट पड़ता? वो अपने टीचर के अगेंस्ट भी हेट्रेड डेवलप करते, एक कावर्ड वाला उनके माइंड में इमेज बन जाती है ना, और शायद वो कभी भी इतने इम्पार्ट फील नहीं करते और अपनी लैंग्वेज की तरफ ये पर्सपेक्टिव वो कभी भी डेवलप नहीं कर पाते. सो ये एक टीचर स्टूडेंट के रिलेशनशिप को भी शो करता है. क्लियर? एंड लैंग्वेज इज अ की टू फ्रीडम. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इस चैप्टर में फ्रीडम जो है वो सिर्फ किसी तरह के रिवोल्ट से नहीं दिखाई गई है, लैंग्वेज लर्निंग से दिखाई गई है. कि अगर आपको अपनी लैंग्वेज आती है तो आप समझ जाइए कि भैया ये आपके फ्रीडम के इस पाथ का एक स्टेप भी है. सो द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ एनी कंट्री और रीजन इज यूनिक इन इटसेल्फ. क्यों हम लोग अपने कल्चर, अपने लैंग्वेज को प्रमोट करने की बात करते हैं? उसका रीजन यही है. देखो, पार जो है ना, मैं किसी बुक में पढ़ रही थी, देयर इज दिस बुक बाय शशि थरूर, एलिफेंट, टाइगर एंड सेलफोन. अगर मैं शायद आगे पीछे कर दी है शायद वर्ड. ब्यूटीफुल बुक. उसमें ना उन्होंने पार को दो तरह से डिफाइन किया, हार्ड पार एंड सॉफ्ट पार. हार्ड पार का रेफरेंस हो गया कि किस कंट्री की मिलिट्री कितनी स्ट्रांग है, कितना बाकी जो टेक्नोलॉजी एंड ये सारी चीजें हो गई. सॉफ्ट पावर में आता है कल्चर, लैंग्वेज एक्सेट्रा. तो अगर किसी भी कंट्री कल्चरल आइडेंटिटी, कोई भी कंट्री अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को कहीं और स्टैब्लिश कर पा रही है तो वो एक तरह से सॉफ्ट पावर अपना डेवलप करके भी ग्रो कर रही है. अगर वो खत्म हो जाता है तो फिर पॉसिबल नहीं. आप देखो जो फ्रांस के लोग हैं उनके कितने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ इंडिया में भी इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन. अगर आपने ऑलियंस प्रोसेस का नाम सुना होगा, ये पूरी की पूरी चेन है. जर्मन के लिए इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यार मैं भूल गई, ऐसी बहुत सारी आपको मिलेंगे. इंग्लिश के लिए यू विल सी ऑल दीज बीबीसी और ये सारे, बहुत सारी चीजें हैं. तो ये क्यों है? अपनी सॉफ्ट पावर को डेवलप करने के लिए, राइट? यहाँ पर वही आइडिया यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है, दैट लैंग्वेज बाइंड्स और यूनाइट्स पीपल. इट गिव्स पीपल अ कॉमन प्लेटफॉर्म टू शेयर देयर व्यूज और थॉट्स. इस चैप्टर से जो लॉन्ग आंसर टाइप बनता है वो यही बनता है कि भाई लैंग्वेज कैसे, अच्छा हो सकता है आपको इसका अपोज करने भी आ जाए कि क्या सिर्फ लैंग्वेज लर्निंग से ही हम आजादी पा सकते हैं, फ्रीडम पा सकते हैं? तो डेफिनेटली आपके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, आप शेयर कर सकते हो, इट्स फाइन. लेकिन अगर फेवर में बोलना है तो आप ये सारे पॉइंट्स ऐड कर सकते हो कि अगर इंसान को सब कुछ आता हो पर उसके पास लैंग्वेज नहीं है तो वो अपने व्यूज और थॉट्स को एक्सप्रेस कैसे करेगा, ऑब्जेक्शन कैसे रेज करेगा, सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेगा. सोचो लैंग्वेज ही हमसे छीन ली गई, देन वी लूज आवर आइडेंटिटी. हमारी आइडेंटिटी तो खत्म, हम तो वैसे ही खो गए. तो एक बाइंडिंग फोर्स का काम करती है, इट एक्ट्स एज अ बाइंडिंग फोर्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसे बिना पढ़े मत जाना. यहाँ से आपको आइडियाज मिलेंगे अबाउट दिस चैप्टर. It shows national identity and true character of nation. और एम हेमल बार बार इसी एस्पेक्ट पर स्ट्रेस डालते हैं कि देखो जब तक हमारे पास लैंग्वेज है तो ये हमारे प्रिजन ऑफ स्लेवरी का एक की है. लैंग्वेज इज द की टू द प्रिजन ऑफ स्लेवरी. The French people could have freed themselves from Prussians if they had learned to read and write their language. वो आराम से फ्री कर लेते खुद को अगर उनको अपनी लैंग्वेज आती, राइट? कैरेक्टर यहाँ पर कौन है हमारे पास? फ्रांस है, यंग केयर फ्री स्कूल बॉय, जिसको स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, उसको अपने स्ट्रिक्ट फ्रेंच टीचर से डर लगता था और उसको ग्रामर के रूल समझ में नहीं आते थे. अब जिस दिन वो स्कूल जा रहा था उस दिन भी उसको पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चंस पूछने वाले थे एम हेमल. तो उसको डर लग रहा था कि भाई मुझे तो आता ही नहीं है, पार्टिसिपल्स एक ग्रामर का टॉपिक है, उसे नहीं आता था तो वो डरा हुआ था. एंड ही प्रेफर्स, और उसके मन में क्या था, उसको क्या ज्यादा अच्छा लगता था? स्पेंडिंग टाइम आउटडोर्स. उसको बर्ड्स के एग्स ढूंढने में मजा आता था, प्रशन सोल्जर्स को ड्रिल या प्रैक्टिस करते हुए देखने में मजा आता था. उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि आसपास क्या चल रहा है. लेकिन उसे ये तब रियलाइज हुआ जब बहुत लेट हो गई और प्रशिया ने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया एल्सेज एंड लोरेन की इस रीजन को. However, during M. Hammel's last lesson, फ्रांस को इंपॉर्टेंस पता चलती है अपनी लैंग्वेज की और वो रिग्रेट भी करता है कि मैंने अपने इस लैंग्वेज की वैल्यू नहीं की पहले. और सरप्राइजिंगली अपने लास्ट लेसन वाले उस दिन में फ्रांस हर चीज समझने की कोशिश करता है और एम हेमल सडनली उसके लिए काइंड एंड लेस स्ट्रिक्ट हो जाते हैं जैसा उसे पहले लगते थे. बट ही स्टिल अनअवेयर ऑफ द सिवियरिटी. उसे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि कितना सीवियर ये प्रॉब्लम है और वो ये सोचता है कि क्या पिजन्स को भी जर्मन में ही कू करने को कहा जाएगा, यानी कि जर्मन में ही साउंड प्रोड्यूस करने को कहा जाएगा, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है उसकी यहाँ पर. देन वी हैव एम हेमल. एम हेमल एज अ टीचर अपने बहुत सारे साइड्स यहाँ पर दिखाते हैं. ओके शुरू में जिस तरह से फ्रांस ने डिस्कस किया उनके बारे में तो लगा जैसे कि बहुत ही खतरनाक टीचर है, वोकिंग फियर, थोड़ा सा सिंपैथी भी आ रहा है हमें बीच बीच में चैप्टर में उनके बारे में पढ़कर, और एंड की तरफ हमारे मन में टोटल रिस्पेक्ट डेवलप हो गई. एक आइडियल, एक परफेक्ट टीचर है, स्ट्रिक्ट लेकिन इमोशनल एंड केयरिंग, जैसा एक टीचर को होना चाहिए. स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग फ्रांस सब उनसे डरते हैं. क्यों? क्योंकि वो एक रूलर कैरी करते थे, ही वील्ड्स द रूलर, और बच्चों को लेसन याद कराने पर इंसिस्ट करते थे. ही इज अ हार्ड टास्क मास्टर, नॉट एक्सक्यूजिंग लेटनेस और नेग्लेक्टिंग ग्रामर रूल्स. हार्ड टास्क मास्टर मतलब थोड़ा उनको कन्विंस करना मुश्किल होता था,
तभी तो एम हेमल के प्रेजेंस का इतना फियर था फ्रांस के मन में। वो डर गया था कि मैं लेट हो चुका हूँ और मेरी लेट एंट्री होगी तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। वो ग्रामर रूल्स को नेगेट नहीं करना चाहते थे बिल्कुल भी। एंड एम हेमल इज अ पेट्रियोटिक पर्सन, ये तो हमें पता ही चल गया, जिनके लिए लैंग्वेज सबसे ऊपर थी, जो हर तरह से हमारी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करती है, सेफगार्ड करती है। और वो आखिरी दिन भी उतने ही पैशन से फ्रेंच पढ़ाते हैं जितना शायद उन्होंने अपने फर्स्ट डे पर पढ़ाया था। गाइड एंड मोटिवेटर टू द पीपल ऑफ एल्सेस, वहां के लोगों के लिए तो अल्टीमेट मोटिवेशनल गुरु यही थे, जो एजुकेशन को प्रमोट कर रहे थे। उनकी ऑनेस्टी एक तरह से हम देखें टुवर्ड्स हिज लैंग्वेज, उनका जो फेथ था टुवर्ड्स हिज लैंग्वेज ने कहीं ना कहीं बाकी लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट किया, उन्हें उनके मन में वो अवेयरनेस डेवलप की। एम हेमल ऑनेस्टली एडमिट्स हिज ओन फेलियर्स, और सोचो ये हमें कैसे पता, बिकॉज़ ही एडमिट्स कि मैंने भी गलती की है। In his final lesson, he becomes a proud Frenchman, determined to protect the language from the Prussians. उन्हें पता है आखिरी दिन में क्या हो जाएगा, फिर भी लगे हैं, फिर भी डटे हुए हैं। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन से पहले ना आई वांट कि हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करें। जल्दी से ये क्वेश्चन देखो पहले। प्रशांत, यार ये करना जरूरी है, आपने शायद 1.2 में पढ़ा हुआ है, बट मेरे पास 2.2 के भी बच्चे हैं, तो उनका भी मुझे ध्यान रखना है, राइट? डेफिनेटली प्रणव, बिल्कुल आ सकता है, ड्रेस कोड पर क्वेश्चन आ सकता है। जरा इस क्वेश्चन को पढ़ो फटाफट से। रमन, प्रशिया जो है वो पहले जर्मनी का ही पार्ट था ना। अमृत, ब्रिटिश ने हमसे हमारी लैंग्वेज नहीं छीनी, पर अपनी लैंग्वेज तो इम्पोज कर दी ना। बताओ, क्वेश्चन देखो, ये आपके इस साल के सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2025-26 का क्वेश्चन आपको मिलेगा, शॉर्ट आंसर टाइप। What role does the French language played in the last lesson in the context of the narrator's feelings towards it? बताओ। स्कोल्डिंग इज डांटना। बुलेटिन बोर्ड पर क्वेश्चन आ सकता है निकेत, यहां पर बताओ क्या पूछ रहे हैं। What role does the French language played? सारे कैरेक्टर्स की तो हमने बात की ही, आई मीन विलेजर्स हो गए, एम हेमल हो गए, फ्रांस हो गया, लेकिन फ्रेंच लैंग्वेज ने क्या रोल प्ले किया इस पर्टिकुलर चैप्टर में इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नरेटर्स फीलिंग्स टुवर्ड्स इट। अब ये सवाल आपसे क्या पूछा है, फ्रेंच लैंग्वेज का रोल आपको बताना है। ठीक है, आपको फ्रेंच लैंग्वेज का रोल बताना है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? ओके, लैंग्वेज इज अ की टू फ्रीडम, वेरी गुड, वेरी गुड सादिया, वेरी गुड दिशा, वेरी गुड। अर्लियर मीन्स पहले अक्षय, वेरी गुड सुखमन। ये आपके सीबीएसई की ही आंसर की है, आई मीन सैंपल पेपर में जो ये क्वेश्चन था इसी का आंसर उन्होंने कैसे प्रेजेंट किया, जरा ध्यान से देखो, आपका शॉर्ट आंसर टाइप है। द नरेटर्स फीलिंग्स टुवर्ड्स द फ्रेंच लैंग्वेज शिफ्ट फ्रॉम इनडिफरेंस टू डीप अप्रिसिएशन। क्या होता है देखो, किसके कॉन्टेक्स्ट से आपको बताना है, नरेटर की फीलिंग के हिसाब से बताना है कि फ्रेंच लैंग्वेज का रोल क्या था, दूसरा नरेटर की फीलिंग उसकी तरफ कैसी थी। तो हमने देखा शुरू में फ्रांस neglected his language, right? So the narrator's feelings towards the French language shift from indifference का मतलब क्या होता है, वो वाला एटीट्यूड नहीं होता कि हमें नहीं फर्क पड़ता है, क्या ही करना है। तो नरेटर की जो फीलिंग्स थी वो कहां से कहां शिफ्ट हुई, indifference to deep appreciation, deep liking and respect। ठीक है, रिस्पेक्ट और अप्रिसिएशन उनके मन में आ गई जब फ्रांस को पता चला कि it cannot be taught anymore in the schools of Alsace and Lorraine. Also French in the story symbolizes the loss of freedom। यहां पर इस चैप्टर में क्या दिखाया गया है, losing French language means losing freedom। या आपने जैसे इसको कमेंट्स में प्रेजेंट किया कि learning French language means symbolizes, फ्रेंच का क्या मतलब है, loss of freedom। क्यों? क्योंकि फ्रेंच उनसे छीनी जा रही है। एंड द इम्पोजिशन, इम्पोजिशन मतलब होता है जबरदस्ती, जब कोई लैंग्वेज आप पर थोपी जाए, तो इम्पोजिशन ऑफ फॉरेन कंट्रोल ओवर द रीजन। फ्रेंच लैंग्वेज छीनी जा रही है, जर्मन इम्पोज की जा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि फॉरेन कल्चर, फॉरेन कंट्रोल जो है वो यहाँ इस रीजन में अब होगा। Therefore, the narrator's sense of loss and regret reflects the emotional impact of this change। तो हम यहाँ से थीम देख पा रहे हैं, सेंस ऑफ लॉस एंड रिग्रेट। अब हमने इस शॉर्ट आंसर में क्या क्या चीजें इंक्लूड की, हमने सबसे पहले नरेटर की फीलिंग को लिखा। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप इसी ऑर्डर में लिखो, आप चाहो
तो पहले फ्रेंच लैंग्वेज के रोल के ऊपर लिख सकते हो, ठीक है, रोल ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, और उसके बाद इसको एंड किया थोड़ा सा थीम को कनेक्ट करके विद दीज टू ऑप्शंस, दीज टू पॉइंट्स। क्लियर है? हाँ ये तो है अलौकिक, सही बात बोली तुमने। ठीक है, इसको जरूर से प्रिपेयर करना है, ये इस साल के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। ओके चलो, व्हाई वाज फ्रांस अफ्रेड ऑफ गोइंग टू स्कूल दैट मॉर्निंग? फ्रांस क्यों डरा हुआ था उस सुबह स्कूल जाने के लिए? उसको क्या डर था, क्या प्रॉब्लम थी? कौन सा सैंपल पेपर मैम? बेटा इस साल का भावना, जो सैंपल पेपर है सीबीएसई का, उसमें ये क्वेश्चन था। फ्रेंच लैंग्वेज प्लेज रोल एज पेट्रियोटिक सिंबल, भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है केशव। डीप अप्रिसिएशन का मतलब है शुभम डीप लाइकिंग टुवर्ड्स समथिंग, किसी चीज को प्रेज जब आप करते हो। मौर्य, इसमें जरूरत नहीं है पिजन वाले पॉइंट की, ये शॉर्ट आंसर है, आप टू द पॉइंट होकर लिख दो बिल्कुल। प्रकृति क्या आंसर है आपका? वेरी गुड, चलो। फ्रांस was afraid because he was late for school and had not prepared his lesson on participles. Very nice. फ्रांस डरा हुआ था क्योंकि लेट था, पहला पॉइंट। दूसरा, उसको अपना लेसन नहीं प्रिपेयर था ऑन पार्टिसिपल्स। वेरी गुड वेरी गुड। पार्टिसिपल्स की स्पेलिंग का ध्यान रखना थोड़ा सा। यूजुअली हिज टीचर्स स्कोल्डेड हिम फॉर दिस। नॉर्मली क्या होता था, अच्छा अगर ये आपका 40 to 50 वर्ड्स वाला आंसर हो गया मान लो, तो सिर्फ इतना लिखकर तो नहीं आओगे, थोड़ा सा स्टोरी में जहां पर ये इंसिडेंट हुआ है उससे रिलेटेड और बातें लिखना चाहो तो लिख सकते हो, तभी तो वर्ड लिमिट को बढ़ा पाओगे। तो आपने क्या लिख दिया? यूजुअली अक्सर क्या होता था कि उसके टीचर उसे डांट देते थे। फ्रांस के टीचर एम हेमल उन्हें डांटते थे अगर वो प्रिपेयर नहीं करके आते थे लेसन, या पढ़कर नहीं आते थे लेसन, लेट आते थे तो डांट पड़ती थी। बट दैट डे, बट उस दिन टू हिज सरप्राइज, मतलब उसको हैरान करने वाली ये बात है कि एम हेमल स्पोक काइंडली, बड़े प्यार से बात की, बिकॉज इट वाज द लास्ट फ्रेंच लेसन, इट वाज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन ड्यू टू द प्रशियन इन्वेजन। ठीक है, ये आप चीजें लिखोगे। वेरी गुड। अगला, what unusual things did Franz notice in the classroom on the day of the last lesson? क्या unusual चीजें नोटिस की फ्रांस ने उस दिन? जब वो स्कूल पहुंचा तो यूजुअली क्या होता था, बाकी दिन बहुत केओस होता था, हसल बसल, HUSTLE PUSTLE, बहुत हसल बसल, बहुत केओस होता था यूजुअली क्लासरूम में। बट उस दिन क्या हो रहा था ना, देयर वाज कंप्लीट साइलेंस। फ्रांस planned that he will use this hustle and bustle or this chaos to enter into the classroom, but to his surprise उस दिन तो पिन ड्रॉप साइलेंस था, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, एकदम शांति है, तो उसका सारा प्लान गड़बड़ हो गया था। ठीक है, वही अनयूजुअल चीज आपको लिखनी है। एग्जैक्टली, विलेजर्स वर ऑन द बैक बेंचेस, सारे गांव के लोग वहां बैक बेंचेस पर आकर बैठे हुए थे। सो फ्रांस नोटिस्ड मेनी अनयूजुअल थिंग्स, बहुत सारी अनयूजुअल चीजें देखी। सबसे पहला पॉइंट, द क्लासरूम वाज साइलेंट, क्लासरूम एकदम शांत थी। एम हेमल वोर हिज बेस्ट क्लोथ्स, हिज बेस्ट संडे क्लोथ्स, एम हेमल ने उसके संडे क्लोथ्स पहने हुए थे। क्या आप लोग प्लीज एम हेमल के इस अटायर का डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर कर सकते हो? ठीक है, ये आपको प्रिपेयर करना है कि एम हेमल ने क्या पहना था। यस, ही वाज वेयरिंग ए स्पेशल अटायर। तनु, अटायर की स्पेलिंग ठीक करो। वेरी गुड हर्षद। इट वाज एज क्वाइट एज अ संडे मॉर्निंग, ऐसा लग रहा था जैसे संडे की सुबह है, मतलब कि स्कूल की छुट्टी होती है ना जिस दिन, इतनी शांति थी। ये एग्जैक्ट एक्सप्रेशन चैप्टर में यूज हुआ है, ये लिख सकते हो आप। एंड द विलेजर्स सैट ऑन द बैक बेंचेस। तो ये तीन अनयूजुअल चीजें हुई है, याद रखना है। एवरीवन लुक्ड सीरियस एंड सैड, कोई कुछ नहीं लग रहा था, सब सीरियस और सैड लग रहे थे, अनलाइक अदर नॉइजी स्कूल डेज, बाकी नॉइजी दिनों के मुकाबले। वेरी गुड प्रिंस ठाकुर, वेरी गुड काशान सॉरी, वेरी गुड साहिल। He wore frill shirt and embroidered black cap. Why had M. Hemel dressed in his best clothes that day? क्यों पहने थे उन्होंने ऐसे अटायर? M. Hemel wore his green coat, ध्यान से देखना क्या क्या पहना है, ग्रीन कोट, फ्रिल शर्ट, सिल्क कैप, that he usually wore only on special days, जो सिर्फ और सिर्फ वो स्पेशल डेज में पहना करते थे। He dressed like this to show respect for the last lesson. क्यों ऐसे ड्रेसअप हुए थे वो? ताकि वो अपने लास्ट लेसन को रिस्पेक्ट दे सके, एंड टू मार्क इट एज एन इंपॉर्टेंट एंड मेमोरेबल डे, उसको इंपॉर्टेंट और मेमोरेबल दिन उन्होंने बनाना था इसलिए। ठीक है, क्लियर, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। हाउ डिड द विलेजर्स शो देयर रिस्पेक्ट एंड ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स एम हेमल? विलेजर्स ने अपना रिस्पेक्ट और ग्रैटिट्यूड कैसे शो किया एम हेमल को? बाय बीइंग प्रेजेंट ऑन हिज लास्ट लेसन। अब सिर्फ इतना तो नहीं लिखोगे, आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, थोड़ा सा एलैबोरेट तो करोगे ना, तो लिखना शुरू करोगे। द विलेजर्स सैट क्वाइटली एट द बैक ऑफ द क्लासरूम, आखिरी सीट पर बैठे हुए थे। They had come to thank M. Hemel for his 40 years of service.
वो एम हेमल को थैंक यू बोलने आए थे कि भैया 40 इयर्स ऑफ सर्विस उन्होंने दी है, एंड टू शो रिग्रेट, और अपना रिग्रेट भी दिखाने आए थे कि भाई हमने अपनी लैंग्वेज को सीरियसली नहीं लिया फॉर नॉट लर्निंग देयर लैंग्वेज अर्लियर, और आप यहाँ पर सीरियसली भी लिख सकते हो। इट वॉज ऑल्सो देयर वे ऑफ शोइंग लव फॉर फ्रेंच, और एक तरह से उनका तरीका था अपनी लैंग्वेज को प्यार दिखाने का। वेरी गुड, ठीक है प्रिंस। नेक्स्ट, हाउ डिड फ्रांस फीलिंग्स फॉर हिज टीचर एंड हिज स्कूल चेंज आफ्टर हियरिंग द न्यूज ऑफ द लास्ट लेसन? फ्रांस की फीलिंग्स कैसे चेंज हो गई अपने टीचर की तरफ और अपने स्कूल की तरफ जब उसे पता चला कि ये लास्ट लेसन होने वाला है? सो अर्लियर, शुरू में फ्रांस को कैसा लगता था? पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था उसको, अपने टीचर बहुत स्ट्रिक्ट लगते थे और बोरिंग भी लगते थे। सो फ्रांस फाउंड, अर्लियर मींस शुरू में, आपको अर्लियर नहीं लिखना, आप इनिशियली लिख सकते हो। इनिशियली फ्रांस फाउंड एम हेमल स्ट्रिक्ट एंड बोरिंग, बट आफ्टर हियरिंग द न्यूज, लेकिन न्यूज सुनने के बाद ही फेल्ट सैड एंड रिस्पेक्टफुल, उसको बहुत, अटायर मतलब क्लोथिंग, कपड़े, ड्रेसअप, ठीक है। He realized how much he loved his teacher, उसे रियलाइज हुआ कि उसे अपने टीचर से कितना प्यार है, अपने स्कूल से कितना प्यार है, अपनी लैंग्वेज से कितना प्यार है। सो his feelings changed from fear to admiration, उसकी फीलिंग कैसे कैसे चेंज हो गई? डर से लाइकिंग की तरफ बदल गई। ओके, क्लियर? हाँ, डीप अप्रिसिएशन और रिस्पेक्ट। What reasons did M. Hamel give for the neglect of learning by the people of Alsace? M. Hamel ने क्या रीजन दिए कि एल्सेस के लोगों ने अपनी लैंग्वेज को क्यों इग्नोर, क्या क्या कारण बताए उसके लिए, क्या क्या रीजंस थे? M. Hamel said, M. Hamel ने क्या बोला था? The people of Alsace were to blame for neglecting studies, कि भाई पढ़ाई न करने के लिए भैया यहाँ के लोगों को ब्लेम करना पड़ेगा। क्यों, क्या क्या ब्लेम किया उन्होंने? उन्होंने बताया कि पेरेंट्स जो है ना, वो अपने बच्चों को खेतों में भेजने तो प्रेफर करते थे, या मिल्स में लगा दिया कि चलो 4 पैसे आ जाएंगे घर में। टीचर्स ऑल्सो समटाइम्स गिव स्टूडेंट्स हॉलीडेज, टीचर्स भी कभी कभी बच्चों को छुट्टी दे देते थे, उनको या तो फ्लावर्स में पानी डालने दे देते थे। एम हेमल ने ये भी ऐड ऑन किया था कि वो कभी फिशिंग के लिए भी चले जाते थे, तो ये फिशिंग वाला पार्ट भी आप ऐड कर सकते हो। Thus, students, parents and teachers were careless, so equally responsible थे towards ignoring their mother tongue. How did M. Hamel emphasize the importance of the French language to his students? कैसे उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस को समझाया, बताओ। एम हेमल ने अपनी लैंग्वेज के लिए क्या बोला? इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज, याद रखना, मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज। He told them that as long as people hold on to their language, जैसे जब तक लोगों के पास अपनी लैंग्वेज है, they have the key to freedom. Okay, कौन किससे फ्रीडम? फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी। He asked them to never forget their language. उन्होंने क्या बोला कि भैया अपनी लैंग्वेज कभी मत छोड़ना at any cost. Very good, विशेष, very good. Students, you do delay their learnings. ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेट करने की आदत थी, तो इनकेस आपको प्रोक्रेस्टिनेशन की स्पेलिंग नहीं आती है, यू कैन सिंपली एक्सप्रेस इट थ्रू दीज फ्रेजेस और वर्ड्स। ये तो मैंने करवा दिया है। ये ना कुछ वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस है इस चैप्टर से, ये आपको हेल्प करेंगे टू राइट। जैसे ड्रेड वर्ड का यहाँ पर, he was you know afraid of his teacher, this language, this entire idea of learning। तो ड्रेड का मतलब होता है फियर। स्कोल्डिंग का मतलब आपको पता है, डांट पड़ना। ओके, पार्टिसिपल्स, ये बेसिकली टॉपिक है ग्रामर का। टेम्पटिंग मींस अट्रैक्टिव। तो एम हेमल फ्रांस को क्या ज्यादा टेम्पटिंग लगता था, बीइंग इन स्कूल और बीइंग आउटसाइड? ऑफ कोर्स बीइंग आउटसाइड, है ना। बुलेटिन क्या है? ऑफिशियल नोटिस। बुलेटिन इज ऑफिशियल नोटिस जो बर्लिन से आया था। अपेंडिक्स पेन या हेल्प बोला जाए। कमोशन इज नॉइजी डिस्टर्बेंस, तो ये कमोशन कहां पर था यूज? कि आज जो है स्कूल में कोई कमोशन नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, कोई शोर नहीं है। सोलम इज वेरी सीरियस, सोलम लुक दे रहे थे कौन? एम हेमल। नोबडी वाज हैप्पी देयर। प्राइमर, ये विलेजर्स ने पकड़ी हुई थी। प्राइमर क्या होता है? नॉट अ मेकअप प्रोडक्ट, बेसिकली एन एलिमेंट्री टेक्स्ट बुक, है ना, प्राइमरी लेवल में जो पढ़ी जाती है उसको बोला जाता है। थंडरक्लैप, थंडरक्लैप मींस शॉकिंग, समथिंग व्हिच इज वेरी यू नो सरप्राइजिंग एट द सेम टाइम, कि कोई चीज जो है बहुत ही शॉकिंग हो आपके लिए। सो दोस वर्ड्स वर थंडरक्लैप। किसके लिए? फ्रांस के लिए, क्योंकि ये उनका लास्ट लेसन होने वाला था। नोइजेंस यानी अनोयंस, कोई चीज जो परेशान करने वाली हो। क्रैंकी किसके लिए बोला है? एम हेमल के लिए, कि वो बहुत ही क्रैंकी थे, उनको जल्दी गुस्सा आ जाता था। फेथफुल अगेन एम हेमल के लिए, कि वाज लॉयल टुवर्ड्स हिज लैंग्वेज। रिसाइट, स्पीक अलाउड, जैसे बच्चे पढ़ते हैं ना जोर जोर से, क से कबूतर या ए फॉर एप्पल, जोर जोर से रिसाइट। एनस्लेव्ड मतलब जब आपको कोई अपना गुलाम बना ले, आप पर कोई डोमिनेट करे, ठीक है। सो इन ग्रेट ड्रेड ऑफ, देखो ऐसे एक्सप्रेशन यूज हुआ है। इन यूनिजन, टुगेदर, एक साथ। काउंटेड ऑन मींस डिपेंडेड अपॉन, किसी चीज पर रिलाई करना। अ ग्रेट बसल, बहुत शोर शराबा, यूजुअली ऐसा ही होता था स्कूल में। हार्म्ड एट द एजेस, ये बुक की बात हो रही है कि वो बुक जो किनारों पर पूरी तरह से खराब थी। रिप्रोच आवरसेल्व्स विद, ब्लेम आवरसेल्व्स विद, जब एम हेमल बता रहे हैं
कि भैया हम लोगों के पास बहुत कुछ है जिसके लिए हम खुद को ब्लेम करेंगे, तो रिप्रोच आवरसेल्व्स विद व्हाट अ थंडरक्लैप दोज वर्ड्स वर टू मी। ये फ्रांस बोल रहा है। वीव ला फ्रांस, लास्ट एक्सप्रेशन है फ्रेंच का, क्या है इसका मतलब? लॉन्ग लिव फ्रांस। और इसको एम हेमल बोर्ड लिखकर क्लास को डिस्पर्स कर देते हैं, डिसमिस कर देते हैं। ठीक है, क्लियर? ओके, अब ये जो लास्ट के 5 से 10 मिनट है, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोगों के जितने क्वेश्चंस हैं दिमाग में चैप्टर से रिलेटेड, प्लीज आस्क। मैंने पहले ही बोला था मैं रश नहीं करूंगी, एक क्लास में एक चैप्टर भी होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी क्वेरीज है चैप्टर से, मुझे 1.0 वालों ने बहुत पढ़ लिया है पहले। तो प्लीज अगर आप लोगों को रश वाला काम चाहिए तो आप रिकॉर्डेड में लेक्चर देखना या आप सीधा पीडीएफ विजिट करना, पर मुझे 2.0 वालों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्लास का स्लॉट का अवेलेबिलिटी नहीं होने की वजह से थोड़ा सा मैं स्लो रख रही हूँ इन क्लासेस को, ताकि आप लोगों को हेल्प हो। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे 3rd लेवल, उसमें एक काम आपको करके आना होगा, यू विल हैव टू रीड दिस चैप्टर। ठीक है, इसके साथ आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं डीप वाटर